प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट JRF से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। आज की क्लास हमने इकाई 6 हिंदी उपन्यास को लिया है और ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ये भी आपको पता है कि हमारे क्लास में इकाई 6 में जो हिंदी उपन्यास लगे हुए हैं, टोटल 13 उपन्यास लगे हैं ना। 13 उपन्यासों में से आज मैंने केवल 6 उपन्यासों का जिक्र किया है ताकि क्लास काफ़ी बड़ी ना हो और आप इसको देखें ही नहीं बल्कि उसको अपने जहन में उतारें। जहन में उतारने का आशय हुआ कि आपके स्मृति पटल पर वो चित्रांकित हो जाए क्लास को देखते हुए। प्रमुख पात्र परिचय, प्रमुख प्रकाशन वर्ष, साथ ही इस उपन्यास का की विशेषता क्या है, उपन्यास किस उद्देश्य से लिखा गया है, लेखक का नाम, साथ ही साथ लेखक का जन्मक्रम, इतना आपको क्लास में ही याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने केवल 6 उपन्यासों का यहाँ जिक्र करना है। इसकी अगली वीडियो में अगर जब पार्ट आएगा उसमें भी आपके जो पूरे उपन्यासों का जिक्र मैं कर दूंगी। तो चलिए बात हमारी यहीं पर विराम करते हैं और बात करते हैं अपने उपन्यासों का, है ना। तो हमारा जो पहला उपन्यास हमें देखने को मिलता है वो देवरानी जेठानी की कहानी है ना। देवरानी जेठानी की कहानी है और यह जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। कहीं कहीं पर 1877 भी माना जाता है। कुछ पुस्तकों में मैंने देखा है कि 1877 की बात की जाती है, जबकि 1877 भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है ना। तो बाकी आपको 1870 ही याद रखना है। लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा है। इनका जन्मक्रम जो है वो 1836 है से 1906 है। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में जब हमने कहानी अपलोड की तो कई मित्रों के कमेंट थे कि यदि आप लेखकों का भी जन्मक्रम बताते तो वीडियो पर 4 चांद लग जाता, तो मैंने इसलिए इनका भी जिक्र किया है। ठीक है, तो आपने याद किया। अब यहीं से प्रश्न बनेंगे, है ना। जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैंने अक्सर ही उन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो इसके प्रमुख पात्र हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जो प्रमुख पात्र हैं, लाला सर्व सुखलाल हैं, लाला दौलत राम हैं, छोटे लाल हैं, पार्वती बड़ी बेटी हैं, सुखदेई छोटी बेटी हैं लाला सर्व सुखलाल की। दौलत राम की पत्नी का नाम जेठानी है, जानो नाम है, जो कि जेठानी है ना, जो कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। जेठानी किसकी लगती है? आनंदी की, है ना। और छोटे लाल की पत्नी आनंदी है, जो कि पढ़ी लिखी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगी, क्योंकि ये भी याद रखना है कि कौन सा पात्र क्या है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि जो लाला सर्व सुखलाल हैं वो परिवार के मुखिया हैं, है ना। दौलत राम उनका बड़ा बेटा है, लाला छोटे लाल उनका छोटा बेटा है, पार्वती बड़ी बेटी है, छोटी बेटी सुखदेई है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि किसका क्या पात्र है, क्या चीज़ें कहाँ से मतलब मैच करती हैं। ये हो गया। अगला हमारा है इसी का विषय वस्तु हमें देख लेना है। ठीक है, इसी उपन्यास का हमें विषय वस्तु देख लेना है। तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है इसमें। घर घर की कहानी की बात कही गई है। स्त्रियों में मतभेद है ना। जाहिर सी बात है, ग्रामीण अंचलों में आप देखेंगे आज भी बहुत मतभेद है। यदि कोई एक घर की सदस्य ज़्यादा पढ़ी लिखी है और कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसके साथ नहीं बैठ पाता, क्योंकि वो चीज़ों को कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं से जोड़ते हैं, है ना। आज देखो आधुनिक ज़माना है, मॉडर्न युग है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें उसके हिसाब से चलनी पड़ेंगी, है ना। सभी चीज़ें मैं नहीं कहती लागू हो, पर कुछ चीज़ों को हमें लेकर चलना पड़ता है। देखते हुए भी कहीं कहीं हमें सत्य को नज़रअंदाज करना पड़ता है और घर परिवार को अच्छे से चलाना पड़ता है। तो इसमें अंधश्रद्धा को भी बढ़ावा दिया गया है और लालच स्वार्थी रिश्ते हैं, है ना। लालच स्वार्थी रिश्ते भी देखने को इस कहानी में हमें मिलते हैं। हाँ, तो मतलब और बाकी इसका जो लेखक का लिखने का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है ना। आप याद रखें, शीर्षक पर आप जरूर कुछ कोशिश किया करें देखने की कि शीर्षक क्या है, क्योंकि 10% बातें हैं जो कि पूर्ण रूप से शीर्षक पर ही आधारित हैं। भले कुछ चीज़ें अन्यत्र उसमें समाहित कर दी जाएं, चाहे कोई भी लेखक हो, चाहे कोई भी विधा रची जाती है, उसमें शीर्षक का बड़ा योगदान रहता है ना। तो शीर्षक मतलब शीर्षक को चुनना, उस पर लिखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप पढ़ते हुए भी पहले शीर्षक को देख लिया करें, है ना। आगे चलते हैं। अगला हमारा उपन्यास आता है परीक्षा गुरु, है ना। परीक्षा गुरु जो कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से 1882 में प्रकाशित हुआ है। लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। श्रीनिवास दास जी का जो जन्मक्रम है वो 1850 से 1907 ईस्वी तक माना गया है। अब यहीं पर आप थोड़ा सा याद रखना कि परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल जो है वो पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं ना। हिंदी का पहला उपन्यास इन्होंने परीक्षा गुरु को ही माना है। इसके हम प्रमुख पात्र देख लेते हैं।
हमारे जो प्रमुख पात्र हैं तो लाला मदन मोहन हैं, उनकी पत्नी कामनी है, लाला ब्रज किशोर हैं, उनकी पत्नी प्रियंवदा हैं, मुंशी चुन्नीलाल हैं, शंभू दयाल हैं, बाबूलाल हैं और वैजनाथ हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि लाला मदन मोहन के जो मित्र हैं वो लाला ब्रज किशोर ही हैं। इसका जो विषय है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको विषय देख लेना कि यह उपन्यास जो है 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो पूरा उपन्यास है नीति परक और उपदेशात्मक है, ठीक है, क्योंकि उपन्यास काफ़ी बड़ा है तो पढ़ना इतना आसान नहीं है अभी, है ना। अभी तो आपको इम्पोर्टेंट तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से याद कर लेना है, प्रमुख पात्र देख लेने हैं, प्रकाशन वर्ष देखना है, लेखक का जन्म क्रम याद रख लेना है और इसका विषय याद कर लेना है कि किस विषय पर यह आधारित है। आगे हम फिर देख लेते हैं हमारा तीसरा उपन्यास जो आता है कि गोदान है। गोदान के संबंध में आप जानते ही हैं कि गोदान जो है वो प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है और 1936 में प्रकाशित हुआ है, जो कि कृषक समस्या पर आधारित है ना। और इसको कृषक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और यही एक उपन्यास है जिसने कला को चरमोत्कर्ष पर लाकर खड़ा किया है। तो इसके हम पात्र देख लेते हैं, प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। होरी है ना, होरी है। साथ ही साथ यहाँ भी आपको पात्रों को मैच करके देखना है कि कौन सा उपन्यास कैसा है। तो इसका होरी जो है इसका केंद्रीय पात्र है, यानी होरी एक गरीब किसान है और गोदान उपन्यास का केंद्रीय पात्र के साथ साथ एक नायक भी है, यही नायक है इस उपन्यास का। धनिया है, गोबर है, सोना और रूपा है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि किसका क्या रिलेशन है ना। धनिया होरी की पत्नी है और एक जुझारू पात्र है। होरी गोबर जो है होरी का पुत्र है। सोना और रूपा भी इसकी पुत्रियां हैं, है ना, होरी की। पंडित दाता दीन है ना, पंडित माता दीन है, डॉक्टर मेहता हैं, मिस मालती हैं, सरोज हैं, मिस्टर खन्ना हैं, गोविंदी हैं। गोविंदी से प्रश्न भी बना था, ठीक है, गोविंदी से प्रश्न भी बना था। फिर राय साहब हैं, राय साहब की बेटी मीनाक्षी हैं, संपादक ओमकार नाथ हैं, मिस्टर तखा और मिर्जा खुर्शीद हैं, जमींदार अमरपाल सिंह हैं, ठीक है। याद रखना कुछ पात्र हैं इसमें जो कि ग्रामीण अंचल से हैं, कुछ पात्र हैं जो शहरी पात्र हैं इसके, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होगा। इस उपन्यास का जो विषय है ना, बहुत आपको ये चीज़ें याद रखने की विषय जो है तो ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ तत्कालीन भारतीय समाज की समस्या का चित्रण भी इसमें देखने को मिलता है हमारे इस उपन्यास में। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, क्योंकि इसको हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कब, जब हम बीए में थे। बीए में हमने इसके प्रकरणों को पढ़ा था, इसके जो इस उपन्यास को, तो वो चीज़ें मुझे भी याद हैं। वो एक जुझारू पात्र, पढ़ते समय ऐसा लगा जैसे हम सामान्य मतलब जीवंत कथा पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी का जीवंत कथा पढ़ रहे हैं। और प्रेमचंद्र की प्रशंसा में तो मेरे लिए शब्द नहीं है कि जैसा उन्होंने लिखा है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी, तो मतलब क्या कहें उनके संबंध में, आप सब वैसे भी उनसे अवगत हैं। हम चलते हैं अपने अगले उपन्यास की और अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, है ना, शेखर एक जीवनी भाग 1, प्रकाशन वर्ष 1941, ठीक है। याद रखना हमारे पाठ्यक्रम में शेखर एक जीवनी का भाग 1 ही लगा हुआ है, भाग दूसरा हमारे पाठ्यक्रम में फ्रेंड्स नहीं है। भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1941 में हुआ था और इसका जो दूसरा भाग है 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना, है ना, क्योंकि ये देखो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ है उपन्यास, लेकिन यहाँ केवल हम 2 भाग का जिक्र कर रहे हैं। अगजिया जी का जो हमारा जन्म समय है 7 मार्च 1911 से 1987 तक माना गया है। और इसके प्रमुख पात्र हम देख लेते हैं। इसका प्रमुख पात्र हमारे हैं कथानायक शेखर हैं, शशि मेरी बहन है शेखर की, जो कि कथा की नायिका हैं। शेखर की माँ हैं सरस्वती, शेखर की बहन है। शारदा शेखर के प्रति आकर्षित है, लेकिन उससे कोई वैसा स्नेह शेखर का नहीं है। और शांति एक पात्र हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इसका जो विषय है किस विषय पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण इसमें हुआ है। किशोरावस्था का चित्रण देखने को मिलता है। क्रांति की भावना है, पूर्व दीप्त शैली पर लिखा गया यह उपन्यास है। इस उपन्यास में रोमा जोला के जाक क्रिस्ताफ का प्रभाव देखने को मिलता है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कुछ मतलब लोग स्वीकार करते हैं कि इन्होंने अगजेय जी ने, है ना, अगजेय जी ने इस उपन्यास की भूमिका में कहा है कि शेखर में मेरा अपनापन, है ना, कुछ अधिक है। और बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह उपन्यास स्वयं अगजेय जी पर घटित है, जबकि अगजेय लिखते हैं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता,
परघटित भी आत्मानुभूत होता है। मतलब उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये जो उपन्यास है स्वयं मेरे ऊपर घटित है, ऐसा नहीं। परघटित यानी जो चीज़ें दूसरों पर घटित होती है तो उसको हम स्वयं अपने अनुभव करते हैं और उसी को हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने जोर देकर ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ये शेखर एक जीवनी जो है वो मुझ पर ही आधारित है। उन्होंने कहा था कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, बल्कि परघटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति में और मेरी वेदना में शेखर को अभिसंचित कर रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। हम देख लेते हैं कि इस उपन्यास का जो प्रथम भाग है वो 4 खंडों में बटा है। ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। अगला फिर हमारा उपन्यास आता है। अगला उपन्यास है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रकाशन वर्ष है 1946 में प्रकाशित हुआ है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि इनका जन्म समय 1907 ईस्वी है। 1907 से 1979 ईस्वी तक, ठीक है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक नाटककारों की श्रेणी में हमारे द्विवेदी जी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, है ना। इनकी और कहानियाँ हैं जो कि उपन्यास हैं जो कि पूछ ले जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है और नामदास का पोथा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनके उपन्यास बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता है परीक्षा में महत्वपूर्ण ही पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो बाणभट्ट इसके प्रमुख नायक ही हैं। निपुणिका भट्टिनी की सेविका है, ठीक है, निपुणिका भट्टिनी की सेविका हैं। और आगे देख लेते हैं कि भट्टिनी जो है वो देवपुत्र तुविर मिलिंद की राजकन्या है। फिर महामाया पात्र हैं। आगे अन्य पात्र आते हैं। चारुमित्रा हैं, अघोर भैरव हैं, विग्रह वर्मा हैं, कृष्णवर्धन हैं और सुचारिता हैं, ठीक है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अब मैं थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों में डाउट खा रही हूँ कि इसके जो पात्र हैं वो क्या हमने सही बताए हैं या मैं मिस्टेक में हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसको देखा नहीं है, है ना। एक चीज़ और याद रखना, निपुणिका जो है उनको न्यूनिया भी कहा गया है। बिल्कुल सही बात मैंने बताया है, भट्टिनी की सेविका ही है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना कि उपन्यास में जो पात्र हैं कि निपुणिका और भट्टिनी हैं, तो जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट से जो है निपुणिका और भट्टिनी दोनों ही प्रेम करती हैं, है ना, दोनों ही प्रेम करती हैं। और बिल्कुल आगे देख लेते हैं कि इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है। तो विषय वस्तु है कि यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया यह उपन्यास है। ये भी आपको देख लेना है ना, कि आचार्य द्विवेदी ने इस उपन्यास में का चित्रण जो है वो बाणभट्ट पर ही पूरा मतलब केंद्रित है। बाणभट्ट को ही फिल्माया गया है उपन्यास यह है। हर्षकालीन भारत का जो सांस्कृतिक स्वरूप है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा में बहुत ज़्यादा मतलब प्रमुखता दी गई है, उसको बहुत ज़्यादा उभारा गया है। हर्षकालीन जो राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थिति उस समय थी उसी को आधार बना के लिखा गया उपन्यास है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला उपन्यास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अच्छा, जितने ही उपन्यास इंपॉर्टेंट सभी हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम एक बार फिर देखते हैं। मैला आंचल। प्रकाशन वर्ष 1954। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, है ना, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और ये जो उपन्यास है इसके प्रमुख पात्र हैं तो प्रशांत हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं, कमली हैं, बावन दास हैं, बालदेव हैं, दोहराव हैं, लक्ष्मी, तहसीलदार विश्वनाथ आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। यदि पात्रों की बात करूं तो कुल 256 इसके पात्र हैं, ठीक है, 256 पात्र हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं क्लास प्रारंभ करने से मैंने कहा है कि आप देखना कि जो शीर्षक दिया गया है, शीर्षक का आपको सार्थकता देखना है कि शीर्षक का सार्थक क्या है, शीर्षक से क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। तो मैला आंचल जो है आपको पता है कि यह रेणु का जो 1954 में प्रकाशित हुआ हिंदी का सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। अंचल का अर्थ भी आपको देखना है, जनपद या क्षेत्र से होता है। और एक बात कहती हूँ, जो आंचलिक उपन्यास है तो उसमें चित्रण किसका किया जाता है ये भी आपको याद रखना है कि जो आंचलिक उपन्यास है में उसका जो लिखने का मूल उद्देश्य होता है तो यह है कि किसी विशिष्ट अंचल के समग्र जीवन का विशद वर्णन, विशद चित्रण, विशद निरूपण करना, है ना। उसमें जनपद के भूगोल, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक परंपराएं, लोक जीवन, रीति रिवाज, लोक भाषा, त्योहार, नृत्य, गीत, मतलब जितना भी है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, आर्थिक कठिनाइयां क्या हैं, सभी का समावेश कर लिया जाता है।
तो यही है महिला आंचल मतलब लिखने का यहाँ पर भी इनका रेणु जी का उद्देश्य। इसका हम देख लेते हैं जो इसका विषय है। तो महिला आंचल उपन्यास में क्या दिया गया है कि तत्कालीन है ना, तत्कालीन राजनीतिक नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थ वृत्ति, सिद्धांत प्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव की विस्तृत तथा समग्र चित्रांकन किया गया है। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, आज इंपॉर्टेंट है ना। अब हम जब लाइव हमारा जब नया सेशन स्टार्ट होगा, अभी तो मैं केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये बातों को रख रही हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला हमारा उपन्यास फिर 7वां उपन्यास, हम इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे और इन उपन्यासों को हमें देख लेना है अच्छे से। और आप कह रहे थे कि इसका टेलीग्राम पर ग्रुप में प्रोवाइड करें या फिर हमारे जो पेड मेम्बर्स हैं, तो इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप टेंशन ना लें, है ना। और ध्यान से मैंने कहा कि क्लास में ही चीज़ों को आपने याद कर लेनी है, चाहे वो कोई पात्र हो, प्रकाशन वर्ष हो, लेखक का जन्म क्रम हो या उपन्यास का विषय वस्तु या उद्देश्य हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको याद कर लिया होगा, है ना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, क्योंकि आपसे ही यह चैनल है, आपके द्वारा है, आपके लिए है और आपके माध्यम से ये चैनल आगे बढ़ेगा और बहुत आगे तक जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।